नमस्कार, विमेन बियॉन्ड थॉट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीकेन शेखर वाजपेयी। जैसा कि फ्रेम में इस वक्त आप देख रहे हैं, मेरे साथ एक खास शख्सियत सुतप्पा गोस्वामी मैम हमारे साथ हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सुतप्पा मैम से बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है मेरी, लेकिन जब तक कैमरा सेट हो रहा था, जब तक हमने सीन प्लान किया कि यहीं पे बात करनी है, बात करने के दौरान कई बातें हुई। जहाँ तक मैं समझ पाया मैम, इतनी देर में आपको कोई पैशन से अलग नहीं कर सकता है। हाँ, क्योंकि मैंने इतना कुछ स्ट्रगल किया ना अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। मुझे किसी और को इम्प्रूव नहीं करना, मुझे अपने खुद को इम्प्रूव करना है, ताकि जब कोई मुझे पूरी दुनिया को नहीं, मुझे वुमेन को दिखाना है। जब एक लेडी मुझे देखे ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो कि अरे यार, अगर ये कर सकती है। मैं रोज़ की ज़िंदगी में मैं बहुत बिज़ी हूँ, मतलब मैं बिज़ी रहना पसंद करती हूँ। मैं 3:45 को उठती हूँ, फिर मैं सारा अपना रिचुअल में, मेरा मेडिटेशन 30 मिनट्स मेडिटेशन कंपलसरी है। मैं शुरू से बहुत स्पिरिचुअल रही हूँ, शायद वो स्पिरिचुअलिटी की वजह से मैंने इतना सारा अप एंड डाउन्स वो करने के बाद भी मैं हिली नहीं। प्लस मेरी जो डॉटर है वो बहुत मुझे इनकरेज करती है, बहुत ज़्यादा। तो वही सबसे पहले ना, अगर आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ करना है, स्पिरिचुअलिटी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट यूनिवर्स के सपोर्ट ना आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, थोड़े टाइम के लिए आप बहुत कुछ कर लोगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना, लाइफ में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस तो हो ही जाता है। और ये चीज़ मैंने फील किया, क्योंकि मैं बहुत स्पिरिचुअल थी। फिर आफ्टर मैरिज हो जाता है ना, बहुत सारी चीज़ इकट्ठे मिल जाते, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हवा में रहते हैं। फिर जब एक फटके पड़ते हैं, फिर वापस मैं बैक टू अपने स्पिरिचुअलिटी में आ गई। और मुझे ऐसा लगता है मैं आज जो भी हूँ ना, गॉड की वजह से ही हूँ। मुझे नहीं लगता मैं, और कभी मैं भूलना भी नहीं चाहती हूँ। मैं प्रेयर भी उसी तरीके से करती हूँ, जब मैं प्रेयर करती हूँ कि मुझे ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाए, लेकिन मैं आपको नहीं भूलना चाहिए। हमेशा आप मुझे एक फटका लगाना, ताकि मैं दिन का, जैसे दिन का लोगों का हर दिन का रूटीन रहता है। खाने का रूटीन है, नहाने का रूटीन है, घूमने का रूटीन है, हर चीज़ का रूटीन है। लेकिन जब गॉड को थैंक यू बोलने की बारी आता है ना, हम भूल जाते हैं। ना हम सुबह उठ के बोलते हैं, ना रात को सोने से पहले बोलते हैं। मैम, इस वक्त हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत से गार्डन में हैं। हाँ। जिधर आप नज़र लेकर जाएंगे, एक खूबसूरत सी कलर नज़र आ रही है। लाइफ इज़ जस्ट अबाउट इट, आई थिंक। ज़िंदगी भी बहुत खूबसूरत है। हाँ। बस हमें एक बार देखने की ज़रूरत है। हाँ, हमें मतलब हमें पता नहीं होती किस तरीके से उसको हैंडल करनी है। हम कंप्लेन में इतना अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं ना, हम सुंदर चीज़ को देख ही नहीं पाते, हर चीज़ का कंप्लेन करते रहते हैं पूरी टाइम। तो हाँ, लाइफ तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन भगवान ने जो आपको बनाया, आप भी बहुत खूबसूरत चीज़ हो। आपको जो दिया, उसको आपको कैसे सजा के रखना है, वो आनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना, जो हैबिट होती है, हमारी हैबिट भी बहुत मैटर करता है कि हम सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत कर लेते हैं गड़बड़, लेकिन जिसको नोट करना आ जाता है ना, जैसे आज के टाइम पे हम बहुत फ़ोन पे रहते हैं। वो चीज़ मैंने भी अपने आप के अंदर वो किया है, नोटिस किया है। तो मैंने अभी मेरे फ़ोन में टाइमर सेट कर दिया कि मैं दिन का 1 घंटा ही फ़ोन देखूँगी, उससे ज़्यादा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, तो मैं उस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करती हूँ। और मैं किसी के जैसे मैं अपने डॉटर के पीछे भी नहीं पड़ती, मेरे हस्बैंड के पीछे भी 1 बार 2 बार बोल देती हूँ, देखो ये आप लोग अपना रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हो, आप लोग ऐसे ऐसे कर रहे हो, अभी आप देख लो। मैं बस इतना ही बोलती हूँ। एक जो होता है ना, नाराज़ हो जाना, ज़बरदस्ती बच्चे के पीछे पड़ जाना, हस्बैंड के पीछे, इसी का होता है ना, आपका खुद जो अपना बैलेंस बनाते हो ना, वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो किसी के पीछे पड़ो मत, आप अपने पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, तो लोग ऑटोमेटिकली, मतलब 1 दिन इग्नोर करेंगे, 2 दिन इग्नोर, तीसरे दिन बोलेंगे यार ये तो मतलब किसी का कुछ सुनती नहीं, ये तो खुद का रूटीन बराबर वो करे। हम जब किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं ना, तो एक तो हमारा रूटीन भी ख़राब होता है,
और सामने वाला भी सोचते कि अरे यार ये तो चिपकू है, हाथ धो के पीछे पड़ जाती है, खाली अपना लेक्चर ही देती रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है लेक्चर में नहीं, अपने काम में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऑल राइट सुतपा मैम, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अब मैं लेना चाहूँगा। जब आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि बियॉन्ड दी थर्ड आई के ज़रिए वीमेन बियॉन्ड थॉट एक प्रोग्राम हो रहा है, फिर आपको कॉल आई होगी। हालांकि मैं आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन में नहीं था, आज ही जस्ट आपके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली। मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्यों आपने प्लान किया कि इस शो का हिस्सा होना चाहिए, क्यों इस प्लेटफॉर्म पे आके बातचीत करनी चाहिए? मैंने बोला था ना, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि शुरू से ही मेरा ऐसा है कि मैं वुमेन के साथ, मतलब लेडीज़ के साथ काम करूँ। जो लेडीज़ बहुत डिप्रेस हो जाते, दुखी हो जाते, उनको समझाऊँ, उनको मोटिवेट करूँ। स्पेशली फिटनेस के मामले में देखो, अगर आप फिट नहीं हो ना, आप मेंटली वैसे ही डिस्टर्ब रहोगे। क्योंकि जब हम खुद को जब मिरर में देखते हैं ना, जब हम खुद खूबसूरत नहीं दिखते ना, तब ऑटोमेटिकली डिप्रेस भी होते हैं, अंदर जलन भी पैदा होते हैं। क्योंकि हम कंपेयर करने लगते हैं ना कि अरे यार मैं पहले कैसी दिखती थी, अब कैसी दिखती हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ। तो सारा प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होता है। फिर हम ये भी सोचने लगते हैं मैं सुंदर नहीं हूँ, शायद इसके वजह से लोग मेरे से प्यार नहीं करते। मैं स्मार्ट नहीं हूँ, शायद इसके वजह से मुझे ये चीज़ नहीं मिलते। ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ सुंदरता नहीं होता है। आपको भगवान ने जो दिया है उसको सजा के रखना आना चाहिए। एक ब्लैक इंसान भी शाइन हो सकता है अगर वो अच्छे से नहा धो के अच्छे से क्रीम वीम लगाए, तो शाइन तो करेगा ही ना। तो हाँ, इंसान भी वैसे ही, आपको भगवान ने जैसे दिया है उसको क्लीन रखो, आप अपने आप शाइन करोगे। आपको चूँकि आप एक योगा ट्रेनर हैं और फिटनेस पे आपका बड़ा इम्पैक्ट है महिलाओं को लेकर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस वक्त जो स्थिति बन रही है, चाहे हम अपने देश को ले लें तो देश में महिलाओं की 2-3 तबका हम मान सकते हैं। गांव का स्थिति अलग है, शहर की अलग स्थिति है, एक ऑफिशियल क्लास की जो महिलाएं हैं उनकी एक अलग दिनचर्या है। क्या मतलब सिनेरियो दिख रहा है फिटनेस को लेके? क्या एडवाइस होगा, क्या गलतियाँ उनसे हो रही है, किन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है? देखो आज के टाइम पे तो सब मुझे ऐसा लगता है हर किसी को फिटनेस के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही है। लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा मिथ भी हो गया कि हमको सब कुछ पता है, हम बिना ट्रेनर के कर सकते हैं, हम बिना गुरु के कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ सीखो ना, बिना गुरु के नहीं सीखने चाहिए। जैसे आप छोटे से बड़े होते हो, जब आप छोटे रहते हो तब माँ बाप आपके गुरु होते हैं। फिर माँ बाप आपको स्कूल में डालते हैं, स्कूल के टीचर एक गुरु होते हैं, हर चीज़ का गुरु होते हैं। तो बिना गुरु के तो मुझे नहीं लगता कोई चीज़ करनी चाहिए। ये एक चीज़ ये भी है कि गूगल सर्च बहुत हो गया, लोग देख के बहुत करने लगे। क्योंकि गुरु की जो एक ऑरा होती है ना, वो अलग ही होता है। जब हम कोई भी चीज़ करते, गुरु जब प्रेजेंट रहता है तब जब करता है ना, तब इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। और हम जब इंडिविजुअल करते हैं ना, अरे यार ये देख लिया, ये कर लिया, बस यहाँ तक ही रहता है, कोई इम्पैक्ट नहीं रहता। तो मेन रीज़न वही है कि आजकल लोगों को ना ऐसा लगता है ना कि हमको सब पता है। एक योगा टीचर भी बोलेगा मुझे जिम का सारा चीज़ पता है, मुझे डाइट का सारा चीज़ पता है, मतलब मुझे फ़ैशन का भी पता है। एक फ़ैशन इंडस्ट्री से जो है वो भी बोलेगा मैं योगिनी हूँ, मैं डाइट का सब। तो आजकल सबको सब चीज़ पता है, कोई एक इंडिविजुअल चीज़ में फोकस नहीं करते। क्योंकि आजकल लोग ये मतलब मानना ही नहीं चाहते कि मुझे चीज़ें आती नहीं है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब आप फिटनेस शब्द का इस्तेमाल करती हैं, कौन फिट है? अगर एक फिट है तो दूसरा अनफिट है, तो कैसे दोनों के बीच के डिफरेंसेस को आप देखेंगे? मुझे लगता है जो मेंटली फिट है ना, वो सबसे ज़्यादा फिट है। फिज़िकल फिटनेस कुछ नहीं होता। आजकल जैसे कि आप भी न्यूज़ पढ़ते होंगे, देखते होंगे, अच्छे बॉडी बिल्डर अचानक से डेथ हो जाती है। हालांकि हमें पता नहीं किस चीज़ की वजह से डेथ हुई है। अच्छे एक्टर्स वगैरह भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। मुझे लगता है जो मेंटली फिट है ना, वो सबसे ज़्यादा फिट है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेंटली फिटनेस ही सबसे ज़्यादा। आप मुझे इस अनबैलेंस की सिचुएशन को बताएंगे? देखिए मेंटली फिट जो हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, चीज़ें दायरा में हैं। मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स के लिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा अगर आप इसको थोड़ा और ओपन अप करने की कोशिश करें। मेंटली फिट देखो, अगर आप माइंड से स्ट्रांग हो ना, तो ऑब्वियसली आप जब आप मिरर के सामने खड़े रहोगे तो आप बोलोगे यार मेरी ये कमी है, मुझे इस चीज़ को ठीक करनी है। अगर आप देखोगे कि आपका पेट आगे जा रहा है, तो अगर आप मेंटली फिट हो
तो आप बोलेगे यार मेरा पेट बहुत आगे जा रहा है, उसको मुझे ठीक करना है। अगर आप मेंटली ठीक नहीं हो तो ये गोल आपका रोज़ देखोगे रोज़ चेंज होता जाए, अरे यार ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। अगर आप मेंटली मतलब एकदम फिट हो तो आप हर चीज़ में फोकस करोगे, क्योंकि आप मिरर में अपने आप को देख रहे हो, आपका पेट आगे आ रहा है, हाथ मोटा हो रहा है, तो आप बोलोगे नहीं मुझे एक गोल एक सेट करना है, भले धीरे धीरे। और आजकल लोग क्या है ना बहुत फास्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास भी कोई क्लाइंट आते हैं, शुतपा मुझे ना 1 महीने में ना मुझे इतना किलो वेट कम करना है। ऐसा नहीं होता है। आपने खा के वो करके 6-7 महीने में अगर आपने अपना वेट इतना बढ़ाया, आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि आप 1 महीने में अपना वेट 7 किलो 8 किलो कम कर लोगे? तो उसको ही बोलते हैं मेंटली इम्बैलेंस। क्योंकि उसने मज़े तो किए 7-8 महीने तक, लेकिन जब वो ट्रेनर के पास आते हैं वो बोलते हैं मुझे 1 महीने में ख़त्म करनी है, तो ऐसे नहीं होता है। तो मैम यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अब मैं लेना चाहूँगा, जो मेरे व्यूअर काफ़ी देर से इंतज़ार भी कर रहे थे। वीमेन बियॉन्ड थॉट जब मैं लोगों से मिलना शुरू किया तो सबसे इम्पॉर्टेंट था कि कौन से थॉट को लेके वीमेन के बारे में बातचीत की जाए। ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना एक शख्सियत को रखते हैं और उनकी कहानी कितनी इंस्पायरिंग है, उनकी कहानी कितनी एक पर्सनालिटी के करीब है, जिस पर्सनालिटी के ज़रिए वो लोगों को इंस्पायर करती हैं। ऐसे में आप इस मंच पे खुद मौजूद हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ मैम, कैसे आपने शुरुआत की, कैसे आप नेशन से इंटरनेशनल लेवल की जर्नी आप तय की? मैं मतलब पूरी कहानी आपसे सुनना चाहूँगा। बेसिकली बिफोर मैरिज ना मैं नेशनल मेडलिस्ट जिमनास्ट हूँ। कौन सी ईयर स्टार्टिंग कौन सी ईयर से? मैंने आई थिंक शायद 2099 में शायद मैंने लिया था मेडल। हाँ, तो आफ्टर मेरे हस्बैंड इंटरनेशनल जिमनास्ट है, वो नेवी में थे, अभी रिटायरमेंट पे चले गए। अभी वो एज ए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जिमनास्टिक कोच है, वापस वो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया उनका। तो बिफोर मैरिज तो मैं जिमनास्ट थी। आफ्टर मैरिज बच्चा होने के बाद मतलब मैं तो एज ए हाउस वाइफ ही होकर रही थी। तो जैसे कि मैं जिमनास्ट थी तो मैं बहुत फिट थी, बहुत एक्टिव थी। तो जैसे ही बेबी हो गया तो मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होने लगे। प्लस प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा बहुत हर किसी को थोड़ा बहुत नहीं, डिप्रेशन तो हो ही जाता है, एंजाइटी तो हो ही जाती है आफ्टर बेबी के बाद, क्योंकि बॉडी में इतने सारे चेंजेस होते हैं, वो होनी ही होनी है। और प्लस मेरे हस्बैंड उस टाइम स्पोर्ट्स में थे, वो स्पोर्ट्स खेल रहे थे, तो उनको अधिकतर बाहर ही रहना पड़ता। तो मैं मेरे बेबी को लेकर रहती थी, तो वो एंजाइटी बढ़ती गई मेरी। मैं मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, और सारा गुस्सा मुझे अपने आप के ऊपर ही आता था। मैं दूसरों के ऊपर नहीं करती थी, अपने आप को नुकसान करती थी हर चीज़। तो जैसे जैसे मेरी बेबी बड़ी होती गई तो मेरे हस्बैंड ने जब मेरा ये चीज़ मेरे चेंजेस देखे तो मेरे हस्बैंड को लगा नहीं, उसको कुछ करनी चाहिए एज ए फिटनेस के ऊपर ही। और मैं कुछ कर भी नहीं रही थी अपने आप के साथ। तो उन्होंने मुझे K11 से एक कोर्स कराया था। K11 शायद पता है, कायजात कपाडिया का। तो उधर से मैंने PT कोर्स किया, फिर न्यूट्रिशन कोर्स किया। तो फिर वो करने के बाद मैं 1 साल जिम में काम किया। और मैं थोड़ी सी ऐसी हूँ, कोई मुझे अपने हिसाब से नहीं चला सकता। मैं अपने हिसाब से चलने वाली लड़की हूँ। मतलब आप मुझे हैंडल नहीं कर सकते। मुझे जो करना है मैं वही करूँगी, आप मुझे अपने तरीके से नहीं करा सकते। तो मैंने 1 साल जिम में काम किया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। सोचा ये मेरे से नहीं होगा, क्योंकि वो जैसे बोले ऐसे मुझे फॉलो करना पड़ता था। हालांकि मैं जिमनास्ट थी और मुझे योगा वगैरह भी ज़्यादा, और जिमनास्ट तो सब जानते हैं। तो उसके बाद तभी भी मेरे को एंजाइटी थी, तब तो मैं थोड़ा बहुत काम करती थी, मैं अलग अलग वो करती। तो एक बार ना मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गया, तो मैंने कुछ ऐसे हरकतें की जो मेरी बेबी ने मुझे देख लिया था, तो वो बहुत घबरा गई। आज भी मुझे उस चीज़ का गिल्ट है। तो तब उसने मुझे बोला, मम्मा आप ऐसा क्यों करते हो, आप कुछ नहीं कर सकती क्या, आप कुछ करो, आप कंपटीशन खेलो, आप योगा कर रही हो, योगा में कंपटीशन करो। तब जाके, और मैं थोड़ा सा मेरा वेट भी उस टाइम था 62 किलो, अभी मेरा वेट है 52। तब मैंने और मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा था, क्योंकि मेरी बेबी बहुत रोई थी उस टाइम।
मुझे पकड़ के, मम्मा आप ऐसा मत करो, आप कुछ करो, आप जब कुछ करोगे ना मैं भी कुछ करूँगी, आप देख लो, आपसे मेरी प्रॉमिस है। तब मैंने शुरू किया रनिंग करना। मैंने फिर जिम छोड़ दिया, जिम में काम करना। 2009 की बॉर्न है, 2019 हो गया आई थिंक, नहीं 19 नहीं, हाँ 2019। हाँ, तो फिर मैंने रनिंग स्टार्ट किया। मैं पहले तो मैंने वॉकिंग से, क्योंकि मुझे इतने हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, साइनस, मतलब सांस लेने में तकलीफ, क्योंकि एंजाइटी होते तो सबसे पहले आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगी। फिर मोटापा अलग से, मेरे दोनों नी एकदम ख़राब हो गए थे, तो मैंने वॉकिंग से चालू की, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। फिर मैंने लास्ट मैराथन किया था, मतलब 18 किलोमीटर मैंने रनिंग किया। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने फिर वेट लॉस भी बहुत ज़्यादा किया, योगा करने लगी स्टेट लेवल तक। फिर इंटरनेशनली बाली जाके जब मैंने वहाँ मैंने मेडल भी लिया, गोल्ड मेडल। तब वहाँ से मेरी थोड़ी सी, और मेडिटेशन तो प्लस मैं करती थी, सोने पे सुहागा। तो वहाँ से मेरी कॉन्फिडेंस जो और मैंने एक फिट मॉम शो भी किया था, वहाँ पर भी मोस्ट एनर्जेटिक मॉम, फिट मॉम ऑफ द ईयर मुझे मिला था। तो वहाँ से मेरी कॉन्फिडेंस थोड़ी सी बिल्डअप हुई, और बॉडी में अचानक से मैंने वेट लॉस कर लिया, बॉडी में भी इतने सारे चेंजेस दिखे। तो फिर मैंने वैसे तो ऑफलाइन लेती थी, लेकिन जहाँ कोरोना शुरू हो गया वहाँ पर मेरी ग्रोथ स्टार्ट होगी, सबकी काम बंद होगी। मैंने जो ऑनलाइन मैंने अपना काम पकड़ा, पता नहीं, गॉड ब्लेसिंग्स ही बोल सकते हो। ऐसे मतलब इस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग आए ना, मतलब बोलते हैं ना, इंसान ना चाहे तो आपको उठा भी सकता है, गिरा भी सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे ना मेरी ज़िंदगी में सब ऐसे मुझे अप करने वाले लोग आए, इतने अच्छे लोग आए ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। और ग्रोथ मेरी वहाँ से स्टार्ट हुई है। लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है कि आपके लाइफ में 3 फेजेस इस वक्त मेरे को दिख रहे हैं। पहला फेजेस तो वो है जब आप सिंगल थी, स्ट्रगल हुई, एक सक्सेस भी मिली, फिर उसके बाद चीज़ें रुक गई, थम गई। और जब थम गई तो डिप्रेशन शुरू होता है, लेकिन फिर उस स्ट्रगल से आप बाहर निकलती और फिर से एक ऊंचाई छू लेती हैं। मैं जानना चाहूँगा एज फैक्टर के अकॉर्डिंग, क्या वो पहला फेज़ में एज था, फिर बीच में जो आप जब डिप्रेशन वाला टाइम था वो कितना साल क्रॉस की, फिर उसके बाद इस वक्त क्या एज है? मेरी 21 में शादी हो गई, और डिप्रेशन वाला फेज़ मेरा था 30। ओके। और 21 से लेके 30 तक थोड़ा स्लो। हाँ, और अभी मैं 37 की हूँ। मतलब मेरा ग्रोथ मैंने स्टार्ट किया 34 से, तो अभी मैं 37 की हूँ। तो अभी मैं बहुत अच्छा चल रहा है। अभी मैं रुकना भी नहीं चाहती और मैं पीछे देखना भी नहीं चाहती। जो करने दो, जिसको जो करना है करने दो, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, मुझे लोगों को हेल्प करना है। बहुत सी महिलाओं की ये कहानी हो सकती है, जब शादी होती है तो शादी के बाद चीज़ें सब बदल जाती है। ज़िंदगी अगर तेज़ रफ्तार से होती है और धीमी हो जाती है, चीज़ें कुछ भी नहीं बदलते, हम बदल जाते हैं। लेडीज़ बदल जाती है। हम ऐसा सोचते हैं ना कि हमें सबको खुश करना है, खुश करने के चक्कर में ना हम अपने आप को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं मेरी सास भी खुश होनी चाहिए, अरे यार उसको बुरा लग जाएगा, मेरे हस्बैंड भी खुश होना चाहिए, अरे यार उसको बुरा लग जाएगा, ससुर भी खुश होना चाहिए, उसको बुरा लग जाए। ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी फीलिंग है, सास ससुर की अगर फीलिंग है तो आपकी भी तो फीलिंग है ना। मुझे ऐसा लगता है आपको अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना, खुल के बोलना चाहिए। आप ना बोल के ऊपर से ऐसे नाराज़ होके, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप सामने वाले को बोलोगे नहीं कि आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो सामने वाले को पता कैसे चलेगी? मुंह बंद रख के, मुंह फुला के कुछ नहीं होता है। बोलना शुरू करो। और बोलने से ना, ऐसा नहीं कि सामने वाला समझता नहीं है, सामने वाला समझता है। भले वो आपको हेल्प ना करे, लेकिन वो क्लियर हो जाता है कि हाँ उसको ये चीज़ पसंद नहीं है और वो ये चीज़ करने भी वाले नहीं, तो बार बार आपको तंग नहीं करेगा। आप बोल दो ना कि मैं सब ठीक है, मैं घर का हर चीज़ कर लूँगी, बच्चे, लेकिन मेरा ये रूटीन है, मुझे इस टाइम पे आप लोगों की हेल्प चाहिए। मुझे मुंह बंद करके कुछ नहीं होता है। जब तक आप एक्शन नहीं दिखाओगे ना, तब तक। और पता है, हमको ऐसा लगता है कि हस्बैंड चेंज हो जाता है, नहीं चेंज होते। शादी के बाद हम चेंज हो जाते हैं। अब किसी लेडीज़ को ना, मैंने बुराई नहीं कर रही हूँ, ऐसी आदत होती है। प्यार पाने का मतलब ये नहीं होता है
कि हस्बैंड पूरा दिन थक जाए, पूरा दिन ऑफिस में काम करे, रात को घर पे आए, जैसे ही हस्बैंड को घर आने का टाइम आता है बीवी को सर दर्द हो जाता है, कमर दर्द हो जाता है, होता है, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, वो इसलिए करती है तो वो सोचती कि हस्बैंड उसका तबीयत ठीक नहीं है करके शादी से पहले जो माहौल थी उसको बहुत प्यार करेगा, लेकिन वो बेचारा खुद ही थक जाते हैं, वो आपको कैसे रिस्पॉन्स करेगा। तो वो चीज़ ना लेडीज़ ना रिपीट करती रहती है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे लिए मेरे हस्बैंड ही हो, वो मेरे को मैं अगर ऐसा बोलूँगी तो वो मुझे एक्स्ट्रा प्यार करेगा, कुछ नहीं करेगा, एक दिन करेगा, 2 दिन या तीसरे दिन बोलेगा अरे यार इसका तो रोज़ का नाटक है, मैं तेरा घर पे लेट ही जाता हूँ। मैं ये सच्ची बात है। मैं राम सीता की कहानी सुनाती हूँ आपको। राम सीता को इतना क्यों प्यार करते थे बताओ? आप बताइए। सीता क्या, जब राम घर पे आते तो ऐसे एंट्री करते ऐसे रोने लग जाती थी क्या? अगर घर पे हस्बैंड आए, पानी ऑफर करो हस्बैंड को, बैठो आज आपका दिन कैसा था, वो बाद में बोलो ना आपका तबीयत ठीक है। वो ऐसा नहीं कि तबीयत पूरा दिन घर पे काम करके तबीयत ख़राब होती है, ऐसा कोई वो नहीं होता है। छोटे अब आते ही बोलेगा अरे यार मेरा ना आज बहुत सर दर्द है, मेरे से तो बात ही मत करो, ऐसा वो भी तो कुछ उम्मीद लेके आते हैं ना जब घर पे आते हैं, और पूरा दिन काम करके बाहर से आता है और आती जगह बीवी का मुंह ऐसा कैसे लगेगा हस्बैंड को? बोलेगा यार घर पे आती ऐसा शक्ल, आप हंसो, एक स्माइल करो, एक गिलास पानी ऑफर करो, देखो कितना अच्छा लगता है। और रिलेशन ना वहाँ से, और शादी के बाद ना लेडीज़ भी ऐसी हो जाते हैं, शादी से पहले इतना सुंदर तरीके से रहते हैं, शादी के बाद ऐसे हो जाते, अब तो शादी हो गया चलो ऐसे, ना बाल कंघी करते हैं, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ फैक्ट है, ना बाल कंघी करते, ना ड्रेसअप ऐसे करते। मैं तो घर पे रह रही हूँ, क्या क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? हम जब बाहर जाते तभी क्यों सच के जाना है? हस्बैंड को हक नहीं है क्या? फैमिली को हक नहीं है कि आपको सुंदर दिखे, आप रोज़ सुंदर दिखो? और पता है जब हम सज धज के नीट एंड क्लीन रहते हैं ना, हम एबंडेंस भी अट्रैक्ट करते हैं। सीता कभी भी बिना श्रृंगार किए रहती थी क्या? भले आजकल हम बहुत मॉडर्न हो गए, ज़रूरी नहीं कि सिंदूर टीका लिपस्टिक लगा के, एक क्लीननेस भी होती है ताकि सामने वाला जब आपको देखे ना उसको अच्छा फील हो। अब हर किसी को सुंदर चीज़ अच्छी लगती है। अभी अगर मैं आपके सामने बैठी हूँ फटे फुटे कपड़े पहन के, बाल को ऐसे, आपको अच्छा लगता था? अगर स्मेल मारती थी अच्छा लगेगा किसी को? लगा के रखो ना। मुझे लगता है जो सुगंध होता है ना हर किसी को अट्रैक्ट करते हैं, तो आप थोड़ा सा नीट एंड क्लीन अच्छे तरीके से जब कोई भी घर पे एंट्री करे तो अच्छे से वेलकम करो, ऐसा नहीं कि ऐसे में बड़ा मुश्किल है। मैम हालांकि जिस तरीके से बातचीत कर रही है, एक लंबी चौड़ी कहानी है, हर सवाल में एक कहानी है। मैम एक बात बताइए मुझे, अगर मैं कहूँ कि आप मैसेजेस के एक टैंक हैं, राइट? एक दुनिया है, दुनिया ज़्यादा खूबसूरत शब्द है। सो आज एक प्लेटफॉर्म है, सबसे कीमती मैसेज क्या है जो आप सबसे शेयर करना चाहती हैं? क्लीन रहो बहुत ज़्यादा, चाहे वो माइंड से हो, बॉडी से हो, अपने बातों से हो, हर तरीके से आपको क्लीन होना चाहिए, एकदम परफेक्ट। मतलब बोलते ना इंसान परफेक्ट नहीं, आप जैसा हो वैसा एकदम क्लीन रहो। मतलब आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं है बोल दो। अब जहाँ पर मुझे लगता है खुद को ज़्यादा देखो मिरर में, तभी लोग आपको देखेंगे। जितना आप अपने आप को क्लीन करोगे ना उतना ही लोग आपको फॉलो करेंगे। क्लीन बहुत ज़रूरी है। यकीनन मेरे व्यूअर्स को ये जो मैसेज है कहीं और नहीं मिलने वाला है, सिर्फ यहीं पे मिलने वाला है। सो वी ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू मैम। और इसके बाद अब जया जी कुछ आपसे सवाल जवाब करेंगी। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ बातचीत की है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। योगा हर एक्टिविटी से हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है योगा ना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैं योगा को उस तरीके से बोलती हूँ जैसे आप क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइज़र बोलती हूँ मैंने शायद और एक बार बोला भी है। क्लिनजिंग जैसे टोनिंग हो गया, जब आप आसन करते हो वो टोनिंग हो जाती है आपकी बॉडी की। क्लिनजिंग तब होती है जब आप प्राणायाम करते हो।
जैसे अनुलोम विलोम और जब तक आप क्लिनजिंग टोनिंग नहीं करोगे तब तक आप मॉइस्चराइज़र कैसे अप्लाई करोगे? तो आप क्लिनजिंग टोनिंग करने के बाद ही आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हो। मॉइस्चराइज़र होती है मेडिटेशन, और जब हम मेडिटेशन करते हैं तभी ग्लो आती है। तो मुझे ऐसा लगता है योगा ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है आज के टाइम पे, क्योंकि मैं हर अलग मतलब आप दूसरे स्पोर्ट्स का वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ जब हम योगा करते हो तीनों चीज़ मिल जाती है। मतलब हमारे 7 चक्रस ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती है, और जब हमारे 7 चक्रस एक्टिव हो जाती है ना तो हमारे आधे हेल्थ इश्यूज़, आधे हेल्थ डिजीज़ कम हो जाते हैं। एक्चुअली आज की डेट में मैम क्या है ना, लोग मोस्टली जो आज की जनरेशन है, जो आज के यूथ्स है, उन लोग क्या चाहते हैं कि जो भी सॉल्यूशन है फटाफट हो जाए उनके पास। जो सॉल्यूशन चाहिए उनको कोई भी चीज़ में, चाहे वेट लूज़ के लिए हो, चाहे वेट गेन के लिए हो, चाहे हाइट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हो। नहीं सही, हर चीज़ का ना एक स्लो प्रोसेस होते हैं। जो फास्ट वाला ट्रैक होता है ना उसमें हमेशा एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। जब हम ज़िंदगी में अगर गाड़ी भी तेज़ चलाते हैं ना तो 70% तो एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो हाँ कभी कभी काम कर जाती है फास्ट प्रोसेस, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हेल्थ इश्यूज़ भी होता है। तो फास्ट नहीं, स्लो जाओ, क्योंकि आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं ना वो आजकल में नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे ही हुआ है। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आप ये छू मंतर हो जाएगी आपकी, 1 महीने में आप ख़त्म कर लोगे? नहीं होने वाला ऐसा। तो मैम जो लोग डाइट प्लान करते हैं, जो लोग अपने डाइट को देखते हैं कि एकदम शॉर्टकट से जाएं हम, ताकि हमारा डाइट प्लान करें तो एकदम इजीली हो जाए। देखो डाइट तो करनी चाहिए, डेफिनेटली एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। और भगवान भी बहुत बड़ा मास्टर है। इतने सारे जो फूड जो भगवान ने जो हमको दिए हैं, क्रिएट किए हैं, तो वो ऐसे ही नहीं किए, हमको खाने के लिए ही क्रिएट किए हैं। ऐसे नहीं कि तुम खाली फ्रूट में ही ज़िंदा रहो, वेजिटेबल में ही ज़िंदा रहो, ऐसे नहीं। लेकिन हर चीज़ ना ऐसे नहीं खानी चाहिए, फॉलो द डाइट। हाँ ऐसे खानी चाहिए बाय द वे ऑफ डॉक्टर, या फिर किसी से कंसल्ट करके, या फिर खुद ही डाइट। क्यों हमारे पहले के जो नानी और दादी थे वो लोग क्या हर चीज़ डाइटिशियन से कंसल्ट करके ही खाते थे। आज यही हो रहा है ना कि मैम उन लोग डाइटिशियन के पास ही जाना चाहते हैं कि उसके विदाउट उसका हो नहीं पाता है ना, क्योंकि वो लोग इतना खा लेते हैं, बाद में फिर इतने के पास जाना पड़ता है, क्योंकि उनके पीछे एक लगाना पड़ते डंडी लगाने के लिए, पूरी टाइम धमकाने के लिए। तो वो खुद इम्बैलेंस है, इसलिए बैलेंस होने के लिए किसी के पास जाते हैं। ओके मैम, जैसे ना आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि डिप्रेशन के बारे में आपने बात की थी, तो मैं ये जानना चाहूँगी आज की डेट में डिप्रेशन एक ऐसी है जो नॉर्मल है, एक नॉर्मल बीमारी है, जो बच्चे को भी रहता है तो बड़े को भी, बूढ़े को, सब एज को रहता है। तो आपको इसका सॉल्यूशन क्या है? योगा के थ्रू हो सकता है, मेडिसिन के थ्रू, या जिम के थ्रू, किसके थ्रू हो सकता है? सिंगल मेडिटेशन के थ्रू। आप जिम भी करो, आप एक बिल्ड इंसान दिखोगे। योगा भी करनी चाहिए। और डिप्रेशन किससे, मतलब ऐसा फील हो कि हाँ डिप्रेशन लाइट हो रहा है, या फिर किसके थ्रू जाएं? योगा के थ्रू ही जाने वाला है, क्योंकि जब तक आपका 7 चक्रा बैलेंस नहीं है ना, आप मेडिटेशन भी कैसे करोगे? अगर आपका रूट ही हिला हुआ है, एक पेड़ है, रूट से ही है ना, रूट है, फिर धीरे धीरे अब फिर स्काई को छूता है ना। तो जब आपका रूट ही इम्बैलेंस है तो आप मेडिटेशन कैसे करोगे? आप नीचे से हिले हुए हो, कहाँ से यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करोगे? तो आजकल तो हर कोई बोलते हैं कि मेडिटेशन ना ये ना मॉडर्न वर्ड हो गया आज के टाइम पे। मतलब आप आजकल आप हर किसी को तो कितना सुंदर तरीके से बोलते हैं, आई डू मेडिटेशन। अरे मेडिटेशन क्या है? अल्टीमेटली प्रेयर ही है। हमारे नानी और दादी के टाइम पे मेडिटेशन वर्ड था क्या? मतलब हमारे स्पिरिचुअल गुरु इतने परेशान हो गए हमसे कि उन्होंने एक वर्ड दे दिया, मॉडर्न वर्ड दे दिया, मेडिटेशन। चलो अरे ये लोग अभी कुछ तो थोड़ा सा तो प्रेयर करेंगे, चलो मेडिटेशन एक मॉडर्न वर्ड दे दिया, चलो ये वर्ड की वजह से थोड़ा बैठेंगे अपने साथ 5-10 मिनट, थोड़ा सा तो प्रेयर करेंगे। नहीं तो टाइम ही नहीं होता उनके पास स्पेंड करने के लिए। और बहुत सुंदर तरीके से भी बोलते कि ना मैं मेडिटेशन करती हूँ। क्या करते हो मेडिटेशन? प्रेयर ही कर रहे हो आप लोग। हमारे स्पिरिचुअल गुरुज परेशान हो गए कि अरे यार जो मेरे इतने मतलब जो बच्चे हैं आज के टाइम पे सब परेशान है। अब हर किसी को देखो परेशान है।
राइट, मैं आपकी इस बात से कंसल्ट हूँ। मैम मैंने आपकी ना अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपके पेज पे मैंने देखा, सर्च किया था, तो मुझे आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में पता चला था। आपने कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था सूर्य नमस्कार ना कि कुछ समथिंग में, वर्ल्ड हाँ कुछ आपने कितने मिनट्स के अंदर समथिंग कुछ आपने सूर्य नमस्कार कुछ किया था, क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बताएंगे? ऐसे प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाते हैं। तो पहले तो मैं प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार तो मैं मतलब 5 मिनट में भी 8 नहीं कर पाती थी, और अभी तो मैं वही 25 मिनट्स में 108 सूर्य नमस्कार कर लेती हूँ। ओके, तो आपने 25 मिनट्स में 108 टाइम्स सूर्य नमस्कार किया था। आपने अकेले नहीं किया या फिर कोई ग्रुप भी साथ में आपके साथ? मैं मतलब महीने में एक बार मैं 108 सूर्य नमस्कार करती हूँ। और अगर आपको कहें कि जैसे आप अपने आप योगा टीचर हैं, मेडिटेशन करती है सब, तो आप एक सिंगल क्या कहना चाहोगे कि पर्टिकुलर हर एक मेंबर्स को करना चाहिए? कौन सा ऐसा आसन है जो उनको पर्टिकुलरली करना चाहिए, मोस्टली जो उनको हर एक को, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, सबको करते रहना चाहिए? जैसे सबसे पहले तो सूर्य नमस्कार करनी चाहिए, सूर्य नमस्कार। क्योंकि जो सबसे पहले देखो सूरज एक जो सूर्य देवता होता है ना, ये एक बहुत पंक्चुअल वो होता है, वो उसी टाइम पे राइज भी होते हैं, उसी टाइम पे वो भी होता है। तो जब सूरज अपने टाइम से वो नहीं होता, उसकी जो सूरज की जो रेज होती है ना, वास्तु के हिसाब से अगर आप देखो सूरज की रोशनी अगर आपके घर पे आती है ना, तो बहुत सारे वास्तु दोष भी ख़त्म हो जाते हैं। और सूर्य नमस्कार एक ऐसी चीज़ है ना उसमें जिसमें आपके सारे चक्रस बैलेंस हो जाते हैं, सारे चक्रस इम्बैलेंस होते हैं। तो आप अगर रोज़ की ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते ना, एटलीस्ट 8 सूर्य नमस्कार कर लो, प्राणायाम कर लो। 8 सूर्य नमस्कार में ना 4 मिनट लगते हैं, 4 मिनट भी नहीं लगते, 3 मिनट लगते हैं शायद। प्राणायाम कर लो 10 मिनट, फिर भी 15 मिनट 15 मिनट भी नहीं होता है। उसके बाद आप 5 मिनट मेडिटेशन कर लो, थोड़ा बहुत आसन कर लो, जैसे सर्वांग आसन, सब आसन का बाप बोलते हैं, जिससे आपके थ्रॉट चक्र नहीं एक्टिवेट होता है। मतलब थ्रॉट चक्र मतलब अगर थ्रॉट आपका इम्बैलेंस है ना, तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगती है। तो सर्वांग आसन, हलासन, फॉरवर्ड बेंडिंग, उससे आपकी ग्राउंडिंग होती है। फिर धनुरासन करो, सारे स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। और प्लस मेडिटेशन आपको ना 15 मिनट बहुत है अगर आपको हेल्दी रहना है, और अगर आपको सुपर हेल्दी रहना है, ग्लो करना है, तो 45 मिनट्स तो देनी ही पड़ेगी। आपके कहने का मतलब अगर नॉर्मली हेल्थी रहना है किसी को भी एटलीस्ट 15 मिनट दीजिए, तो आप एकदम परफेक्ट हो अपनी बॉडी से। और अगर सुपर ग्लो करना है एंड अगर सुपर रहना है, सुपर एक्टिव रहना है, तो 45 मिनट्स दीजिए। और ऐसा नहीं कि 15 मिनट आप दे रहे हो तो 10 मिनट फ़ोन में ही नहीं, ओनली वीज इन मेडिटेशन और योगा जो भी कर रहे हैं उसी में ध्यान दें। राइट, थैंक यू सो मच मैम। मैम आपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा था कि जो औरतें जो होती हैं वो सिर्फ खुद पे सोचते रहती है कि वो हम अपने हिसाब से वो चेंजेस होती हैं, उनको कोई चेंज नहीं करते। तो आपको क्या लगता है कि वो जो औरतें हैं वो क्या लोगों को, कोई औरतें होती है जो सोफ करती है, या फिर क्या सभी सोफ करती है दिखावे के लिए, वो बेचारी जैसा बन के रहती है, या फिर वो नॉर्मली रहते हैं? नहीं, जो हम औरतें होते हैं ना, हम प्यार के बहुत भूखे होते हैं। तो जो भी चीज़ करते हैं ना, हम प्यार की वजह से ही करते हैं, क्योंकि हमको प्यार ही चाहिए रहता है। आप औरतों से ना प्यार से ना कुछ भी करा सकते हो आप। तो मुझे ऐसा लगता है प्यार की वजह से करते हैं, बाकी और कुछ नहीं। तो वो आपको मतलब औरतों को ऐसा करना चाहिए कि देखो, ज़बरदस्ती आप किसी से प्यार ले नहीं सकते। तो आप ये भूल जाओ कि कोई आपको प्यार करेगा तब आप चीज़ें करोगे, ऐसा नहीं होने वाला। आप खुद से प्यार करना चालू कर दो, पूरी दुनिया आपसे प्यार करने लग जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने।